हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो बाल विकास सीडीपी 2018 का सीटेट का पेपर है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में पूरा उसी का हम लोग एनालिसिस देखेंगे कि कैसे प्रश्न आपके 2018 के सीटेट में बने हुए थे। और ये प्राथमिक का पेपर होगा, 1 to 5 के लिए होगा। बिल्कुल इसको ध्यान तरीके से आप लोग देखिएगा, क्योंकि जो आपका आगामी एग्जाम है, आगामी एग्जाम में ये प्रीवियस ईयर काफी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जितना आप लोग प्रीवियस ईयर को कमांड करेंगे, जितना प्रीवियस ईयर पर आप लोग ध्यान रखेंगे, उतना ही अच्छा से अच्छा सीटेट में आपका एग्जाम जो नंबर होगा वो स्कोर होगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे आप लोग स्क्रीन पे आपका ये पेपर खुला हुआ है, 2018 का ये सीटेट प्राथमिक का पेपर, जो बुकलेट नंबर आप लोग देख ही रहे हैं। और यहाँ पे बिल्कुल हम आगे आ जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपका 30 तक होता है। और आगे देखिएगा, यहाँ पे सर्वप्रथम आ जाता है आपका पहला प्रश्न। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जो स्क्रीन पे आपको बिल्कुल देख रहा होगा। ठीक है, पहला प्रश्न की बात करेंगे। पहला प्रश्न यह कर रहा है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बिल्कुल आपको मैं एक बात बता दूं, आप लोग पढ़े भी हैं कि जो आनुवंशिकता होता है और जो पर्यावरण होता है, ये दोनों के अंतःक्रिया का परिणाम होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकास बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। ऑप्शन पर आ जाते हैं, देखते हैं। यहाँ पे बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, जो पर्यावरण है परिधन के आवरण होता है, जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए है और हमको पर्यावरण सीखने में काफी मदद करता है। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे आनुवंशिकता के बारे में, तो जो आनुवंशिकता होती है वो माता पिता से हमें प्राप्त होते हैं जीन के रूप में। और बिल्कुल ये भी बात ध्यान रखिएगा, जो आपका आकार हो गया, रंग रूप हो गया, इसमें जो भी चेंजअप या जो भी चीजें हमें मिलती है वह आनुवंशिकता के रूप से ही हमें पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ऑप्शन देखिएगा क्या कर रहा है, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। बात तो सही है, मैंने तो अभी आपको बताया कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है क्या दोस्तों, तो विकास होता है। बिल्कुल विकास होता है। आगे देखते हैं, सेकंड नंबर की बात करते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। जीन जीन जो होते हैं आनुवंशिकता के रूप में ट्रांसफर होते हैं, बिल्कुल। लेकिन पूरी तरह निर्धारित किया जाएगा केवल आनुवंशिकता से ही बच्चे का विकास आप लोग डेवलप करेंगे, नहीं, बिल्कुल ऐसा हम नहीं करेंगे। आनुवंशिकता ही जो होता है वह विकास में अपनी अहम भूमिका नहीं निभाता है। याद रखेंगे, आनुवंशिकता के साथ साथ जो पर्यावरण है, ये दोनों मिलकर, ये दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है क्या दोस्तों, विकास। आगे देखते हैं, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। याद रखेंगे, मैंने आपको बता दिया कि जो जन्मजात विकार होता है उसका खान पान से कोई भी मतलब नहीं होता है। पौष्टिक आहार, जन्मजात जो होते हैं ना, वह जन्म के समय से ही उसके अंदर ये विकार उत्पन्न है और इसको पौष्टिक आहार से आप लोग खत्म नहीं कर सकते। जैसे विकलांगता, ठीक है, वारांधता, ये सब चीजें जो होती है ना, ये चीजें हम बीच में पौष्टिक आहार के माध्यम से बिल्कुल नहीं खत्म कर सकते। तो ये बात बिल्कुल गलत होगा, ये बात ये कह रहा है दोस्तों। 4 नंबर की ऑप्शन की बात करेंगे। 4 नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है कि पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको मैंने एक बात बहुत बार बताया कि जो आपको केवल या एक ही या बच्चे को डांटने, मारने, फटकारने, पीटने जैसी बातें कहे, पर्यावरण के लिए निगेटिव टैग वर्ड है। और बिल्कुल आपको पता है कि पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, नहीं दोस्तों। आनुवंशिकता भी होता है, पर्यावरण भी होता है, और दोनों मिलकर बच्चे का भाषा विकास करते हैं। दोनों सम्मिलित चीजें मिलकर बच्चे का विकास संभव कराती हैं। तो हमको सबसे बेस्ट जो ऑप्शन मिल रहा है ना, ये मिल रहा है। क्या कर रहा है कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आशा करते हैं हम छोटी छोटी चीजों को बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे और थोड़ा इसको हम बड़ा करते हैं। और यहाँ पर देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। बिल्कुल पियाजे, जीन पियाजे से प्रश्न आया आपका। प्रश्न क्या कह रहा है कि विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बिल्कुल जीन पियाजे के द्वारा 4 चरणों का वर्णन किया गया है, आपको बिल्कुल पता है। उसमें बताया गया है कि उन्होंने बताया कि विकास 4 चरणों में होता है। तो बिल्कुल विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बात तो सही है। यहाँ पे कहा है कि कहा नहीं जा सकता, मतलब कौन बात गलत है, गलत को हमको छांटना है। आगे देखते हैं, ये बात तो आपका बिल्कुल सही है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो बच्चे होते हैं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ये जीन पियाजे साहब का मानना था। और बच्चे जो होते हैं स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये भी बात सही है दोस्तों।
आगे देखते हैं, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बात तो सही है, लेकिन जीन पियाजे का एक कथन नहीं है। ये किनका कथन है? ये व्यवहारवादियों का कथन है। अगर आपसे कहेगा तो याद रखेंगे, यह स्किनर का कथन है, थॉर्नडाइक का कथन है। बिल्कुल ये नहीं होगा इनका। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। जीन पियाजे साहब ने बिल्कुल ये बातें कही है, और ये भी बातें कही है कि बच्चा पर्यावरण पर क्रिया करके अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं और सीखने में चीजें क्या करती है, उनकी मदद करती है। लेकिन आपको बता दें कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बात सही है, लेकिन ये व्यवहारवादियों का कथन है, जैसे कि थॉर्नडाइक हो गए, स्किनर हो गए, उन लोगों का कथन है, ना कि इनका कथन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम आगे ले चलते हैं। आगे देखिएगा जो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्यारे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। याद रखेंगे, और जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, पियाजे साहब ने अपने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया था, और यह अवस्था 2 वर्ष से लेकर बच्चे की जब 7 वर्ष की जो अवस्था होती है, तो इसी को संक्रियात्मक पूर्व संक्रियात्मक विचार की अवस्था बोलते हैं। और याद रखेंगे, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो कौन सीमा नहीं है, यही आपको बताना होगा। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। याद रखेंगे, 2 से 7 साल का जो बच्चा होता है, ध्यान जो केंद्रित करने की प्रवृत्ति उसके अंदर पाई जाती है। बिल्कुल ये बात सही है। यहाँ पे देखेगा प्रतीकात्मक विचार का विकास। याद रखेंगे, बहुत छोटा बच्चा होता है और वह प्रतीकात्मक विचार का विकास उसके अंदर नहीं आता है। ये बात बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा, बिल्कुल समझिएगा। जो अहम मान्यता होता है, याद रखेंगे, जो अहम मान्यता होता है ना, या बिल्कुल जैसा बच्चा होता है ना, वैसा ही अपना सेम समझता है। अगर मेरे अंदर जो भाव चल रहे होते हैं ना, मैं दूसरे के भावनाओं को अपनी भावनाओं से जोड़ के रखता हूँ, इसी को अहम मान्यता बोलते हैं। और यह 2 से 7 साल के बच्चे के अंदर पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। अब देखिएगा, यहाँ पे अनुत्क्रमणियता की बात करें दोस्तों, तो याद रखेंगे, जो बच्चा होता है ना, वह वापस अपने उसी अवस्था में आने की, मतलब मानसिक विकास को उसी चीज में लाने की उसके अंदर क्षमता नहीं होती है। इसको अनुत्क्रमणीयता बोलते हैं। लेकिन याद रखेंगे, प्रतीकात्मक विचार का विकास उसके अंदर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं, 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? 4 नंबर प्रश्न ये कह रहा है ना कि डॉट डॉट के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब किसके अलावा जो खेल होता है ना, वह बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन को देख के ही हम क्लियर करेंगे कि खेल क्या होता है। मानसिक चीजों को सीखने में मदद करता है। खेल से बच्चे में सामाजिकता का विकास होता है। खेल में बच्चों में सहयोग की भावना विकसित होती है। खेल से बच्चे के शारीरिक क्रियाएं होती हैं और उसमें पेशी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मतलब ये सब चीजें होती है, शारीरिक लाभ होते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। बात तो सही है। वह यह इनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। ये भी बात सही है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ये भी बात सही है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं उन्हें कब उपयोग किया जाए। ये भी बात थोड़ा सही है। अब देखिएगा, मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आप लोग सी टेट का एग्जाम दीजिए, तो उसमें ऑप्शन आपके सामने होते हैं, तो लगता है कि चारों ऑप्शन सही है। उस स्थिति में आप लोग क्या करिएगा, उसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन को निकाल कर लाइएगा। जो खेल बच्चे का जीवन दोनों का अगर आप लोग अंतःक्रिया कराइएगा, तो आपको मिलेगा कि डाट डाट के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसका आयोग ने भी आंसर कौन सही माना था? तो आयोग ने भी माना था कि यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित, याद रखिएगा, 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चे को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। याद रखेंगे, कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा मन से सोचेगा या गंभीर रूप से सोचेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? अगर आप एक टीचर हैं, कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं और बच्चों को एक प्रश्न लिख दिए और कहते हैं कि क्या आप इसका प्रश्न उत्तर जानते हैं, तब बच्चा गंभीर तरीका से सोचेगा कि सही जवाब क्या होगा। तब बच्चा सोचेगा
क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? तब बच्चा गंभीर रूप से सोचेगा कि विभिन्न तरीके से हम कैसे इसे कैसे हल कर सकते हैं, तब बच्चा गंभीर रूप से सोचेगा। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और किस स्थिति में अगर आपसे कौन-सा लैंग्वेज प्रयोग किया जाए टीचर के द्वारा, तो आप सबसे बेस्ट तरीके से सोचना स्टार्ट करेंगे, सबसे गंभीर तरीके से सोचेंगे। आप ही सोचिएगा, देखिएगा हर प्रश्न में जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, कि अगर आपसे कोई सवाल दे दे कोई टीचर और पूछे कि इसको आप कैसे विभिन्न तरीके से हल कर सकते हैं, तब आपके अंदर माइंड में सोचने की क्षमता सबसे तेजी से विकसित होगी। बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? चलिए अब हम आगे चलते हैं, बात करेंगे 6 नंबर प्रश्न की। और 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा वर्णन करता है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, जो प्रगतिशील शिक्षा है ना, इसकी जो खोज जॉन डीवी के द्वारा की गई थी, ये भी याद रखेंगे। जो प्रगतिशील शिक्षा, प्रश्न बन भी सकता है कि प्रगतिशील शिक्षा का श्रेय किसको जाता है, तो जॉन डीवी साहब को जाता है प्रगतिशील शिक्षा का जो श्रेय है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा और समझिएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा चीजें, कि यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन आपके सामने, बिल्कुल आपको ऑप्शन को ही देखकर चीजें क्लियर करनी है कि कहाँ पे बच्चा जो होगा ना, वह बिल्कुल एक तरीके से लीन रहेगा। अब देखिएगा करके सीखना, यहाँ पे देखिएगा परियोजना विधि, और यहाँ पे देखिएगा सहयोग से सीखना। बिल्कुल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो आपकी प्रोजेक्ट विधि होती है और जो बच्चा करके सीखता है, बच्चा समूह में एक दूसरे के सहयोग करके सीखता है, तो ये सबसे बेस्ट होती है। लेकिन और ऑप्शन को देखते हैं, थीमेटिक इकाइयां, नियमित इकाइयां और परीक्षण रैंकिंग। रैंकिंग बच्चों के अंदर कराना नहीं है। व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेवलिंग। याद रखें, छात्रों की लेवलिंग करेंगे नहीं, व्यक्तिगत अधिगम को हम केवल जांचेंगे नहीं। आगे देखेंगे परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, और यहाँ पे फिर आ गया दोस्तों रैंकिंग। रैंकिंग बच्चों के अंदर हमको नहीं करनी है। याद रखेंगे जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है ना, कि बच्चों को करके सीखना, मतलब कि बच्चे जब करके सीखते हैं तो याद रखेंगे प्रैक्टिकली चीजें बहुत अच्छी समझ में आती हैं। परियोजना विधि जो आपके इस मेथड की बात करेंगे दोस्तों, तो ये भी काफी बेस्ट है। और सहयोग से सीखना मतलब बच्चा समूह में, ग्रुप में एक दूसरे के सहयोग करके, एक दूसरे की सहायता करके जब सीखता है तो काफी बेस्ट सीखता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। इसको आप ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे 7 नंबर प्रश्न की। 7 नंबर प्रश्न आपके सामने है और 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसको देखते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है, ये आपको बताना है। तो शिक्षा स्वयं ही जीवन है, मतलब शिक्षा के अनुपस्थिति में जीवन आपका संभव नहीं है, ऐसी कुछ बातें कर रहा है। तो इसमें देखेगा, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। जो स्कूली शिक्षा है ना, उसको यथा मतलब जहां तक संभव हो सके ना, लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। ये बात सही है दोस्तों। यह शिक्षा स्वयं में जीवन इस बात की पुष्टि करता है कि स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। मतलब स्कूल की आवश्यकता ही नहीं है, आप अपने स्वयं से सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये तो बिल्कुल हमको गलत लगता है शुरू शुरू से ही। आगे देखिएगा, यहाँ पे देखते हैं कि स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करते हैं। ये तो बात थोड़ा सही लग रहा है। जीवन सच्चा सच्चा शिक्षक है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर सबसे बेस्ट ऑप्शन की बात करिएगा ना, सीटेट ऐसा चीज है कि जैसे जितना बार उसके आप लोग ऑप्शन को पढ़िएगा उतना चीजें आपको निखर कर आएगी। और सबसे पॉजिटिव ऑप्शन ढूंढ के लाइएगा। देखिएगा कहाँ पे बच्चा सबसे एक्टिव है, उस ऑप्शन को ढूंढ के लाइएगा। देखिएगा कहाँ पे बच्चे की भलाई की बात की जा रही है, उस ऑप्शन को ढूंढ के लाइएगा। और बिल्कुल सीटेट इसी तरह आप लोग पास कर जाओगे। देखिए यहाँ पे देखिएगा, ये प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो याद रखेंगे, बिल्कुल सबसे अच्छा अगर कोई प्रश्न कर रहा है ना दोस्तों, तो याद रखेंगे ये वाला जो ऑप्शन नंबर 3 देख रहे हैं ना, कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करता है। मतलब कि जो आपकी सामाजिक दुनिया है और जो आपकी प्राकृतिक दुनिया है, दोनों का सम्मिश्रण आपको देखने को मिलता है स्कूली शिक्षा में। और यही जो होती है वो बच्चे के विकास को बढ़ाती है। और शिक्षा स्वयं ही जीवन है, मतलब शिक्षा के द्वारा ही हम एक अच्छे जीवन की कल्पना कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है
कोहल वर्ग नैतिकता का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, बिल्कुल इनको तरीके से ध्यान रखिएगा। और कोहलर वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है, ये आपको बताना है दोस्तों। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 है कि उनके सिद्धांत से संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन होता है। बिल्कुल मैंने आपको बताया कि यह नैतिकता का सिद्धांत दिए थे, और जो इनका नैतिकता का सिद्धांत है केवल ये संज्ञानात्मक विकास के लिए सहयोग की भावना को विकसित करता है। बात तो सही है, इस सिद्धांत से विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं होती है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला है कि यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। नैतिक तर्क देखता है लेकिन एक कार्रवाई वाली बात बिल्कुल निगेटिव हो गई। आगे देखते हैं कि उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। उनके सिद्धांत से संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन होता है। मैंने आपको बताया दोस्तों कि जब आपको बिल्कुल कुछ चीजें समझ में ना आए ना, उस स्थिति में देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन पॉजिटिव बात कर रहा है, कौन सा ऑप्शन बड़ा है, कौन सा ऑप्शन बच्चे के विकास के बारे में कह रहा है, कौन सा ऑप्शन बच्चे की भलाई चाहता है, उसी ऑप्शन को आप लोग लॉक करिएगा। और ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कोहलर वर्ग नैतिकता का सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं और यही उनका नैतिकता का सिद्धांत इस चीज को बढ़ावा करता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अभी तक आप नए हैं अभिषेक एकेडमी के इस पोर्टल पे, तो आप लोग अभिषेक एकेडमी के इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और हम इसी तरह के वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बात करेंगे 9 नंबर प्रश्न की। और 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। यहाँ पे देखिएगा 9 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि जो आपका निकटवर्ती विकास का जो क्षेत्र है, जिसको जेडपीडी के नाम से हम लोग जानते हैं, याद रखेंगे जो आपका जेडपीडी, ये बिल्कुल आप लोग पढ़े भी होंगे। तो ये क्या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, किस बात को, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, उस चरण को ये प्रदर्शित करता है दोस्तों। कि आपका उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, याद रखेंगे उस चरण को करता है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, बिल्कुल जेडपीडी का अर्थ ही होता है कि बच्चे को नजदीकी सहायता प्राप्त कराना। याद रखेंगे बच्चे को नजदीकी सहायता प्राप्त कराना। और यह संदर्भ जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, मतलब बच्चा कोई कार्य कर रहा हो और उसे हम लोग बाहरी सहयोग प्रदान करा रहे हो, यही आपका निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जेडपीडी सहयोग की भावना। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और यहाँ पे इस भी ऑप्शन को देख लेते हैं, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। वापस जैसी बात नहीं होता कि बच्चा जब सीखने में लीन हो, कहीं पे कठिनाई महसूस कर रहा हो, तो उसे जेडपीडी जो होती है या निकटवर्ती सहायता प्रदान करने की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रविधि होती है। और इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये बात को आप लोग याद रखिएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ये क्या कहता है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। याद रखेंगे उभयलिंगी का मतलब आप लोग यहाँ पे पहले ही ध्यान रख लीजिएगा, स्त्रीलिंग पुरुषलिंग और यहाँ पे उभयलिंगी। याद रखेंगे जिसमें स्त्री और पुरुष के दोनों गुण सम्मिलित हों, समायोजित हों, उनको उभयलिंगी हम लोग बोलेंगे यहाँ पे। याद रखेंगे स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। उभयलिंगी व्यक्तित्व किसको दर्शाता है, स्त्री लक्षण वाले को दर्शाएगा। यहाँ पे देखिएगा एक उपलम्बी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ये बात सही होगा कि इस व्यक्तित्व में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत होती है, तो बात होगा नहीं। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पे रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन यहाँ पे नहीं होगा। जब ये प्रश्न बना था तो काफी विवादों में था और लोगों को बस यही लगता था कि रूढ़िवादिता को मार दो, हमारा ऑप्शन सही है। ऐसा नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे 10 नंबर की बात को बिल्कुल ध्यान तरीका से देखेंगे तो यह एक उभयलिंगी जो व्यक्तित्व होता है, ये आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग समाज में देखे होंगे कि एक ऐसा समाज का पनबा है जो ना स्त्री में उस व्यक्ति को गिनता है ना पुरुष में गिनता है, जिसको आप लोग ट्रांसजेस्टर बोलते हो। और बिल्कुल ये तरीका आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बात करेंगे 11 नंबर प्रश्न की। काफी ये प्रश्न अच्छे थे, लेवल के प्रश्न थे। प्रीवियस ईयर से आपके एग्जाम की काफी अच्छी तैयारी होती है, आपको पता चलता है कैसे प्रश्न आयोग द्वारा पूछा जाता है।
तो देखिएगा यहाँ पे बच्चे डांट डांट को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। मतलब लिंग भूमिकाएं मतलब वह पुरुष है कि स्त्री है, कहाँ पे बच्चे को देखने को मिलता है, कहाँ बच्चा सीखता है कि कौन पुरुष है कौन स्त्री है। जो मनुष्य है या मानव है उसमें लिंग के आधार पर हम उनकी पहचान करते हैं। कहाँ से हम सीखते हैं? मीडिया से। बिल्कुल, मीडिया से भी हम लोग लिंग की पहचान करते हैं। समाजीकरण जो सोशलाइजेशन होता है, यहाँ से भी समाज तो ही हमें सिखाता है कि ये पुरुष है महिला है, मीडिया भी सिखाती है पुरुष है महिला है, वो यहाँ पे भी होता है। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी कल्चर है, वो भी हमें सिखाती है कि पुरुष है महिला है। कल्चर से भी आपका यही होता है लिंग का निर्धारण। आपका मीडिया से भी होता है दोस्तों, आपकी संस्कृति से होती है, सोशलाइजेशन समाजीकरण से होता है। लेकिन याद रखेंगे जो आपका ट्यूशन है, जिसको ट्यूटोरिंग बोलते हैं, यहाँ से आपका लिंग का निर्धारण हम नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम धीरे धीरे प्रश्नों में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है। मानकीकृत परीक्षण जो कि बच्चों के परीक्षण के या बच्चों के डेवलपमेंट या विकास की जानकारी पता करने के लिए जो मानकीकृत परीक्षण होता है, ये बिल्कुल गलत और घटिया परीक्षण होता है। ये भी बात याद रखिएगा, ये निगेटिव है। मानकीकृत परीक्षण बच्चों को कराना ही नहीं है। मतलब किसी चीज को मानक मान के आप बच्चों को परीक्षण नहीं करा सकते। हर बच्चा अपने आप में टैलेंट होता है, बच्चों को आप कमजोर साबित नहीं कर सकते। देखिएगा मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती होते हैं। ये बात आपका सही है कि उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। ये बात सही है कि परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता। ये बात सही है कि वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। ये बात सही है। कौन बात आपका सही है? ये देखिएगा कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है। क्या है? तो मानकीकृत जो परीक्षण होता है वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए ये क्या होते हैं दोस्तों? पक्षपाती होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं ये मानक मान के ही किए जाते हैं। इसमें बच्चे के संपूर्ण डेवलप का हम लोग निर्धारण नहीं कर सकते और मानकीकृत जो परीक्षण होता है पक्षपाती होता है। मैंने पहले ही बताया। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अब हम बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न की। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जो आपका एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, याद रखेंगे जो बुद्धि लब्धि आप लोग सुने ही होंगे कि आपका मानसिक आयु बटा के वास्तविक आयु गुणा के 100 होता है, 100 होता है। ये बुद्धि लब्धि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। ऐसा है क्या दोस्तों? एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत ये नहीं कहता। जो एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत एकाधिक मतलब एक से अधिक बुद्धि का सिद्धांत ये कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, प्रखर बुद्धि, ये सब बुद्धि के कई प्रकार होते हैं। यही होता है एकाधिक बुद्धि का जो सिद्धांत होता है। आगे देखेंगे बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। बात बिल्कुल सही है दोस्तों। मैंने आपको बताया बुद्धि के कई प्रकार होते हैं। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है ये, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। आगे देखते हैं प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। याद रखेंगे प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि हम बढ़ा सकते हैं। बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात नहीं है, ये सिद्धांत इसका नहीं है। तो आप लोग इसको नहीं सही करेंगे। किसको सही करेंगे कि एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत ये कहता है कि एक से अधिक बुद्धि होती है। बुद्धि के कई प्रकार होते हैं, बुद्धि कई प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इस प्रश्न के लिए ये बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों 14 नंबर प्रश्न की। बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, आशा करते हैं। यहाँ पे 14 नंबर की बात करते हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। सीखने के लिए मूल्यांकन और जो सीख लिए हैं उसके लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं बच्चों की प्रगति और उपलब्धि का स्तर जानने में। बिल्कुल, जैसे कि मैं कुछ चीजें सीख रहा हूं और अगर मुझे सीखने में कुछ कमी है, अगर मेरा कोई टीचर मूल्यांकन करेगा तो वो देखेगा कि बच्चा, देखिए मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? मूल्यांकन करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, यही होता है कि बच्चा कहाँ पे सीखने में कमी कर रहा है या बच्चा कहाँ पे सीख नहीं पा रहा है। तो उस तरीकों को जब हम जान जाते हैं तो उसको सीखने में हम मदद करते हैं। और एक जो मूल्यांकन होता है वह बच्चे की उपलब्धि को जानने के लिए होता है कि मतलब बच्चा कितना सीख लिया है। तो याद रखेंगे शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कहां पर कर सकता है? तो बच्चों की प्रगति और उपलब्धि को जानने में। बात तो सही कह रहा है। बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में, तद अनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। बात तो सही है, लेकिन उतना बात सही नहीं है
जितना ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है ना, उसको भी हम जान लेंगे जहां पे बच्चा कमी कर रहा है, और बच्चा उसको भी हम जान लेंगे कि बच्चा कितना सीखा है। ये दोनों बात को कर रहा है। ये कह रहा है कि बस हम ये जानेंगे ना कि बच्चा कहाँ पे गलती कर रहा है और उसको हम सुधारने में उसकी मदद करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आवधिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, केवल यहाँ पे हम करेंगे कि बच्चा जितना सीख लिया है उसको हम जान जाएंगे कि बच्चा इतना सीख लिया है, और उसको हम प्रमाणित कर देंगे कि बच्चा ये चीज जानता है। केवल इसके लिए करेंगे हम लोग बुद्धि का आकलन, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, लक्ष्य निर्धारित हम नहीं कर सकते, ये होगा नहीं। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि को हम जानने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, मूल्यांकन करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हम ये भी जानना चाहते हैं कि बच्चा कहाँ सीखने में बच्चे की कठिनाई आ रही है, तो उसका हम निर्धारण करेंगे, और ये भी जान जाएंगे कि बच्चा कितना सीखा है। दोनों बातों को ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों पूरा वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर की बात करते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 15 नंबर प्रश्न जब आप लोग देखेंगे तो यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। सतत का मतलब होता है लगातार, याद रखेंगे, और व्यापक का मतलब होता है बड़ा। मूल्यांकन से जो संबंधित नहीं है, कौन नहीं है, यही आपको बताना है। इससे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। ये बात है कि यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल अभिन्न अंग नहीं है दोस्तों, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंग है, अभिन्न अंग नहीं है, अंग है। ऐसा कहता तो बात सही होता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित होता है, केवल बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित होता है। ये जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आगे देखते हैं, या बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। ये बात सही है दोस्तों। याद रखेंगे, अगर 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो याद रखेंगे आपको बहुत सी चीजें मिलेगा यहाँ पे। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया, ये बात कह दिया दोस्तों तो ये तो गलत हो गया। यह अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग नहीं है दोस्तों, इसी का अंग है बिल्कुल। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित होता है, उपलब्धि पर केवल केंद्रित नहीं होता है, ये भी गलत है। याद रखेंगे, आयोग ने भी ऑप्शन नंबर 4 को ही माना था। अगर आप लोग बिल्कुल ध्यान से चीजों को देखेंगे तो मिलेगा कि जो मूल्यांकन दोस्तों, व्यापक मूल्यांकन और सतत मूल्यांकन का मतलब होता है यह बच्चे को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, और इसको हम चिन्हित करके बच्चों को सीखने में मदद करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि बच्चे को चिन्हित करके और उसको मारेंगे, डांटेंगे, पीटेंगे, फटकारेंगे। ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, नहीं पॉजिटिव टैग वर्ड नहीं है, ये नेगेटिव टैग वर्ड है सीटेट के अकॉर्डिंग। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग दोस्तों 16 नंबर प्रश्न की। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 16 नंबर प्रश्न ये कह रहा है ना, ऐसा प्रश्न आप लोग अभी देख चुके हैं, अभी कुछ समय पहले देख चुके हैं। बच्चे में प्रतिभाशीलता, याद रखेंगे, बच्चे में जो प्रतिभाशीलता डर डर के कारण हो सकती है। आगे देखते हैं, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। मैंने आपको बताया कि जो बच्चे में विकास होता है, प्रतिभाशीलता होती है, प्रखर बुद्धि होती है, वह आनुवंशिकता और इसके बाद आपका पर्यावरण के आंतरिक क्रिया का परिणाम होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है, लेकिन और ऑप्शन को देख लेते हैं, क्या वही ऑप्शन आपका सही हो। एक संसाधन समृद्ध वातावरण होता है दोस्तों, याद रखेंगे, जो प्रतिभाशीलता के कारण एक संसाधन समृद्ध वातावरण होता है, नहीं होता है। सफल माता पिता होंगे, नहीं, बच्चा यहाँ पे सफल होगा। एक अनुशासित दिनचर्या होगी, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यही आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो आनुवंशिकता और वातावरण के बीच की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, जो कि प्रतिभाशीलता या प्रखर बुद्धि या विकास को उत्तेजित करता है, या विकास की वहां पे निखार देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं, 17 नंबर की बात करेंगे। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जो 17 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, 17 नंबर प्रश्न ये कह रहा है ना कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। याद रखेंगे, जो सामाजिक और आर्थिक मतलब समाज से, या समाज से भी बात करें, या आर्थिक मतलब कि वह पैसे रुपया से वह कमजोर बालक है, मतलब कि वह आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से कमजोर बालक है, और वह वंचित पृष्ठभूमि से आता है, मतलब कि वह एक ऐसे जगह से आता है जहां पे शिक्षा का बिल्कुल प्रसार नहीं देखने को मिल रहा है। तो बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। किस चीज, कौन सी माहौल बच्चे को आप देना चाहेंगे? जो बच्चा बिल्कुल कभी विद्यालय नहीं गया है, कभी वह समाज में उसको सम्मान नहीं मिला है, आर्थिक रूप से काफी कमजोर है। अगर आप एक सफल टीचर हैं, आपके कक्षा में ऐसा बालक आ रहा है जो कि बिल्कुल एक गरीब परिवार से बिलोंग कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? कैसे उसके हौसलों को आप उजागर करेंगे? ये प्रश्न बनना है। उन्हें अच्छा व्यवहार आप सिखाएंगे,
आगे देखेंगे उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करेंगे। कभी आप बच्चा की पहली भाषा होती है मातृभाषा, घर की भाषा, माँ की भाषा, पहली भाषा, उसको आप हतोत्साहित नहीं कर सकते हैं, उसको आप लोग उत्साहित करेंगे। ये तो आपका ऑप्शन ही गलत हो गया। बच्चे को उनकी क्षमताओं के आधार पर आप वर्गीकरण करेंगे, नहीं करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि बच्चा काला है, गोरा है, ज्यादा जानता है, कम जानता है, उस आधार पर उसको आप लोग कक्षा में छाटेंगे नहीं, वर्गीकरण करेंगे नहीं, मारेंगे, पीटेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे उन्हें अच्छा व्यवहार आप सिखाएंगे। ये ऑप्शन हमारा सही होता जब हमारा ऑप्शन नंबर 2 नहीं होता। याद रखेंगे उनके सांस्कृतिक और उनकी भाषाई ज्ञान को हम महत्व देंगे। भाषाई ज्ञान का मतलब ये हो गया दोस्तों, उनकी जो मातृभाषा है उसको महत्व देंगे, उनके हम कल्चर को महत्व देंगे और उनको सीखने में उनकी भाषाई का, उनके कल्चर का हम लोग उपयोग करेंगे और उसको एक अच्छा से अच्छा ज्ञान हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको भी प्यारे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे 18 नंबर प्रश्न की। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 18 नंबर प्रश्न को अगर आप लोग देखिएगा बिल्कुल ध्यान से तो आपको मिलेगा, कक्षा में सृजनात्मक, याद रखेंगे, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। किस चीज पर निर्भर करता है यही आपको बताना होगा। तो शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते और उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। जो कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके लिए आवश्यक जो हस्तक्षेप निर्भर करता है, किस चीज पर करता है? उन्हें आप अन्य बच्चों के पढ़ाने की जिम्मेदारी, अतिरिक्त भार सौंपेंगे, ऐसा करेंगे। उनके प्रति स्नेही होने के नाते आप उनको ऐसा करेंगे नहीं दोस्तों, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर ऐसा करेंगे। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर आप लोग क्या करेंगे दोस्तों? उन पर हम लोग हस्तक्षेप करेंगे। ये बात याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 19 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त तरीका नहीं है? यही आपको बताना है कि कौन सा उपयुक्त तरीका नहीं है। यहाँ पे प्रश्न को जब भी आप पढ़िएगा तो आप ये देखिएगा कि इसमें क्या बोल रहा है, इसमें नहीं है। तो याद रखेंगे जो अति संवेदनशील बच्चा होता है ना, जो क्रिटिकल बच्चा होता है ना, एक कार्य को छोटे छोटे प्रबंधकीय खंडों में, अगर आप एक सफल टीचर हैं तो उसको किसी कार्य को छोटे छोटे खंडों में तोड़ के दे रहे हैं और बच्चा उसको हल करने में अच्छा मदद कर ले रहा है, तो ये तो उसका गुण होगा, बिल्कुल है। आगे देखते हैं अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की आप डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सीखने के जो वैकल्पिक तरीका है उसको आप अपना के, आप एक सफल टीचर का गुण होता है कि वो अधिगम के वैकल्पिक तरीकों का उपयोग करके बच्चे को सीखने में मदद करे और सीखने में वैकल्पिक जो इनके गुण होते हैं ना, जो वैकल्पिक तरीके होते हैं ना, सीखने में मदद पहुंचाते हैं। ये भी बात सही है दोस्तों। आगे देखते हैं उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेशन करेंगे। जब बच्चा सीखने में अपने आप को बोरिंग महसूस कर रहा है तो उसको बच्चे को खेल कराएंगे, दैनिक गतिविधियां कराएंगे, उसको अन्य कहानियां सिखाएंगे, ये सब चीजें कराएंगे, तो ये भी गतिविधियां में शामिल हो जाता है। बिल्कुल आप पढ़े ही हैं। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, अति संवेदनशील बच्चा है, आप उसको ये कार्य नहीं करेंगे। बेचैन होने पर उसे आप लोग फटकार नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप लोग सफल टीचर का एक गुण है कि उस बच्चे के बेचैनी का आप कारण जानेंगे और कारण के बाद उसका निवारण और हल करेंगे, सॉल्यूशन उसका ढूंढ कर निकालेंगे, यही होता है। तो 19 का आपका 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 20 नंबर की बात करते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं, जो अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग हैं, जो डिसलेक्सिक्स हैं, सृजनात्मक हैं, कि आपका प्रतिस्थाई है। क्या है दोस्तों ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे जो अलग अलग सोच रख रहा है ना बच्चा, जो प्रखर बुद्धि का, उनके अलग अलग पैटर्न की पहचान है। अब देखिएगा ये पैटर्न की बात कर दिया तो आप लोग समझिए कि बच्चा जो होता है ना उसमें डिसलेक्सिया संबंधित भावना है। नहीं दोस्तों, डिसलेक्सिया नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये याद रखेंगे, ये पढ़ने की ये अधिगम अक्षमता होती है, सीखने की जो ईमान, जो जितने भी अधिगम क्षमताएं होती है ना, बिल्कुल तरीके से ध्यान रखेंगे, या आपके
जन्म के समय ही विकार आपके उत्पन्न हो जाते हैं, याद रखिएगा। तो अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग हैं, नहीं दोस्तों। जो प्रत्यस्थाई है, नहीं दोस्तों, सृजनात्मक बालक की ही पहचान करता है। जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनकी अलग अलग सोच होती है, ये अलग अलग तरीके को सोचते हैं। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ये बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग 21 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता है, याद रखेंगे। तो 3 करेगा, 1 नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? सबसे पहले 3 को छाड़ दीजिए, जो बच्चों के समस्या समाधान को हल करता हो। आगे देखेंगे किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपने विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा कीजिए। बिल्कुल, किसी भी समस्या को हल करने से पहले टीचर उनकी समस्याओं पर चर्चा करता है। बच्चे अपने अपने तरीके उस पर रखते हैं कि आप सर ऐसे हम करेंगे तो इसको हल कर लेंगे, ऐसे करेंगे तो हल करेंगे। यह समस्या समाधान जो विचार बच्चों के जानना, ये इसके सॉल्यूशन की प्रवृत्ति होती है, चरण होता है, बिल्कुल होता है। कुछ हल करते समय गलतियां करने के प्रति ईमानदार रहना, बिल्कुल गलतियां ही जो होती है वो सीखने में या किसी भी समस्या का सॉल्यूशन करने में मदद पहुंचाती है। और आपको मैंने बहुत बार बताया कि गलतियां बच्चे का सीखने का एक साधन है, ना कि अनुचित साधन नहीं है दोस्तों। गलतियां से ही बच्चा गलती करते करते सीखता है। गलतियां को निगेटिव नहीं लेना है, गलती को पॉजिटिव लेना है, क्योंकि गलती से ही बच्चा सीखता है। आगे देखते हैं सोच। यहाँ पे देखेगा विचार, परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, ये भी बात दोस्तों याद रखेंगे। अगर चीजों को ध्यान से आप लोग मिलेगा तो आप लोग देखेंगे कि ये भी चीज जो होती है ना, ये भी बच्चे के सीखने में मदद पहुंचाती है, समस्या हल को सॉल्व करती है। लेकिन अभिसरण उत्तर वाले जो प्रश्न होते हैं ना, ये नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखेगा यह समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं करता है। तो कौन तरीकों का वर्णन नहीं करता है? जो अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। आपके अभिसरण और अपसारी, याद, अभिसारी और अपसारी दो ऐसे हम बताते हैं, याद रखेंगे। जो अभिसारी प्रश्न होते हैं और एक होता है दोस्तों अपसारी। तो जो अभिसारी होता है ना, इसका केवल एक उत्तर होता है और अपसारी का एक से अधिक उत्तर होता है। मैं कैसे बता दूं? अभिसारी प्रश्न कौन होगा? 2 + 2 बराबर आपका 4 होता है, सब जानते हैं। एक क्लास में 100 लड़का बैठा है तो 100 लड़का बताएगा, अगर जानता रहेगा कि 2 + 2 बराबर 4 होता है। लेकिन एक ही क्लास में अगर कोई टीचर जाए और कहे कि निबंध पर आप लोग निबंध लिख दीजिए, किस पर? मेला पर निबंध लिख दीजिए, तो 100 बच्चा होगा तो 100 तरीका से लिखेगा। तो यह अपसारी प्रश्न जो होते हैं ना, बच्चे की सोचने की क्षमता को विकसित करता है, बहुत तेजी से विकसित करता है। तो समस्या हल करने के तरीके का वर्णन कौन नहीं करता है? तो जो आपका अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न होते हैं, केवल इसका एक हल होता है और यह समस्या समाधान करने के पर आधारित नहीं होता है। बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? मैकडूगल द्वारा संवेग की खोज की गई थी और 14 संवेगों का वर्णन आपको मिलता ही, आप बिल्कुल पता भी है कि जैसे डर हो गया, क्रोध हो गया, घृणा हो गया, आपका भय हो गया, प्रेम हो गया, ये सभी आपके संवेग होते हैं। और कौन सा एक संवेग है? तो दोस्तों बिल्कुल आपको पता है कि डर एक संवेग है। स्मृति, ध्यान, उत्तेजना नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं कि एक 3 साल का बच्चा, याद रखेंगे, यहाँ पे हम बिल्कुल इसको आपको दिख ही रहा होगा कि कोई एक 3 साल का बच्चा है। 23 नंबर प्रश्न है कि 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। बिल्कुल उसको पता नहीं है कि दूध गाय से, भैंस से, जंतु से मिलता है। उसको ये पता है ना कि हम बूथ पर जाते हैं, एक मशीन से हमें दूध मिलता है और उसकी जो भौतिक क्रियाएं हैं ना, वो देख रहा है कि इसी मशीन से हमें दूध का मिलता है। तो मतलब ये मशीन दूध का उत्पादन कर रही है। छोटा सा बालक, उसको मन में यही बस चुका है, ठीक है। देखिएगा, तो आगे देखिएगा, एक कह रहा है कि दूध बूथ पर मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? मतलब बच्चा कितना समझ रख लिया है, यही बात कर रहा है। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है, ये बात हम कहेंगे नहीं, क्योंकि उसे ज्ञान है। बच्चों को सीमित ज्ञान नहीं है, उसको बहुत ज्ञान है। वो नन्हा वैज्ञानिक होता है, वो चीजों पर रिसर्च करके चीजों को सीख लेता है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है।
बिल्कुल ये बात सही है। आप प्रत्येक बच्चे को नहीं ले सकते, एक ही बच्चे की बात कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि दूध से ही दूध मिलता है और मशीन ही दूध का उत्पादन करती है। बस वो जितना दिखता है उतना सोच सकता है। अभी छोटा सा बालक है, बच्चों ने गायों को कभी नहीं देखा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे हम इसका निर्धारण नहीं कर पाएंगे। बच्चों का परिवार बच्चे के प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। अभी छोटा सा बच्चा है और बच्चे का दूध बूथ का यहाँ पे बिल्कुल लिखा है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। बच्चा जो देखा है वो करता है, बच्चा जो देखता है एक दूसरे से सीखता है। तो ये चीजें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम 24 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 24 नंबर कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अगर आप एक शिक्षक हैं और कहाँ पे अपनी भूमिका को सबसे अच्छे तरीका से आप लोग पेश करेंगे, यही आपको बताना होगा। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना होती है। अनुशासन आप लोग सबसे ज्यादा करेंगे कि एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन कराना चाहिए। केवल देखिएगा, निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन कराना और अनुशासन में बच्चे को रखना, मारना पीटना डांटना फटकारना या मानकीकृत परीक्षण करना बिल्कुल सब गलत होते हैं। पाठ्यक्रम को समय समय पर पूरा करने के साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय समय देना महत्वपूर्ण है। और आगे देखेंगे, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हो। अब देखिएगा, हम यहाँ पे इसी प्रश्न के ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर देंगे। और निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अगर शिक्षक होते आप तो सबसे अच्छा वर्णन आपको ऑप्शन नंबर 4 वाला काम करते तो आपको अच्छा मिलता। जहां पे बच्चों को आराम के लिए एक जगह का निर्धारण करते, वहां पे बच्चों के बीच आपसी संवाद कराते। आपसी संवाद से सहयोग की भावना बढ़ती है, तर्क वितर्क की भावना बढ़ती है, सोचने की भावना बढ़ती है। आप सारी याद रखेंगे, मस्तिष्क का डेवलपमेंट होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे अपसारी प्रश्न की उत्पत्ति होती है, ये बात याद रखेंगे। चलिए अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पे 25 नंबर की बात करेंगे। 25 नंबर प्रश्न आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, आशा करते हैं। और 25 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। समृद्ध शिक्षा, पॉजिटिव बात कहा है दोस्तों। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो। याद रखेंगे, जब बच्चा उस सामग्री को जान ही नहीं रहा है तो कहां से यह बच्चों की समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करेगा। आप हम आगे पढ़ेंगे बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि जो चीज हम बच्चों को दिखा रहे हैं बच्चा उसके बारे में जान ही नहीं रहा है, तो यह आपकी समृद्ध शिक्षा का प्रोत्साहित नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं होगा। आगे देखते हैं, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां, कोने और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। बात तो सही कह रहा है, लेकिन और भी ऑप्शन को पहले हम देख लें। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में केवल एक बार हम खोले। यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल नहीं, बच्चे को हम जब खुला छूट देंगे, बच्चा के अंदर कोई भी कंफ्यूजन होगा, जाएगा लाइब्रेरी से बुक निकालेगा पढ़ेगा, इसमें बात नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ देखते हैं, पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचलित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। योजनाबद्ध, ये बात याद रखिएगा, आपको बिल्कुल अच्छा जो मिलेगा वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां हो, जहां पे बच्चे को इतना छूट दी गई हो, खुली गतिविधियां बच्चा करता हो, बाल साहित्य खुले तरीके पे रखी गई हो, वहां से बच्चा बाल साहित्य को उठाता हो, पढ़ता हो, बिल्कुल वह अपने अंदर कोई भी भावना, गलत भावना उसके अंदर ना हो। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इस बात को प्यारे ध्यान रखिएगा। और चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों 26 नंबर प्रश्न की। 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, आपको दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा के पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। याद रखेंगे, कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। याद रखेंगे, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। वे अध्ययन के पाठ्य क्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। ये होगा, क्या होगा आपको बताना होगा। याद रखेंगे कि जो पाठ्य पुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन क्या होगा, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये बात को याद रखेंगे, सब ऑप्शन अपने आप में कुछ ना कुछ सही है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगा दोस्तों। भूमिका में सबसे अच्छा वर्णन कहा है, सबसे अच्छा वर्णन, सब वर्णन करता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इस बात को याद रखेंगे।
चलिए आगे देखते हैं, हम बात करेंगे 27 नंबर प्रश्न की। जो 27 नंबर प्रश्न आपके सामने है ना दोस्तों, याद रखेंगे 27 नंबर प्रश्न की बात करेंगे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किया था? ये मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत। आपको बता दें, जो इसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 किस चीज की मतलब की प्रधानता करती है या किस चीज की प्रतिनिधित्व करती है, तो याद रखेंगे रचनावाद की। रचनावाद की प्रतिनिधित्व करती है जो आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 है। और इसके कहने के अनुसार है कि बच्चे जो होते हैं ज्ञान का स्वयं निर्माण करते हैं। इसका मतलब यही है ना, रचनावाद का मतलब यही है ना, इसका ध्येय यही है ना। या इसका एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल करें, डेफिनेशन की बात करें, बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। जो शिक्षक होते हैं ना, वह मार्गदर्शक या सुगमकर्ता का, याद रखेंगे, मार्गदर्शक या सुगमकर्ता का क्या करते हैं दोस्तों, मार्गदर्शक या सुगमकर्ता का कार्य करते हैं। बच्चे जो होते हैं वे जो ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर की बात करते हैं। 28 नंबर प्रश्न आप लोग देखिएगा कि कक्षा में बच्चे को प्रेरित समझा जा सकता है। प्रेरित मतलब एक्टिव, प्रेरित का मतलब एक्टिव। वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आता है तब आप उसको प्रेरित समझेंगे। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखता है तब आप उसको प्रेरित समझेंगे। कि वे सभी उपस्थिति में नियमित है तब आप रखेंगे। कि वे कक्षा से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं तब आप लोग रखेंगे। इस चारों ऑप्शन में आप बताइए बच्चा कहाँ पे एक्टिव है। और बच्चा कहाँ पे एक्टिव है? बच्चा कक्षा में आ रहा है और यहाँ पे कह रहा है कि कक्षा बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। कब कक्षा में बच्चा को प्रेरित तब समझ सकते हैं कि जब आप लोग कोई भी कार्य करा रहे हो। आप एक सफल टीचर का गुण होता है कि जब वो कोई कार्य कराता है, उसका जो क्लास में बैठा बच्चा एक्टिव रूप से उसकी बातों को सुनता है और सुन के और उस पर तर्क वितर्क करता है, वाद विवाद करता है, उस पर संवाद करता है, तब बच्चा एक्टिव माना जाता है। और ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। मतलब अपने जो भी उनके अंदर कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बच्चे से बात, टीचर से बात करके अपने कंफ्यूजन को दूर करते हैं। बिल्कुल आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए 29 नंबर की बात करते हैं। 29 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। ये 29 नंबर प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? अधिगम में सुधार, याद रखेंगे, मतलब सीखने की जो क्षमता होती है ना, जो बच्चा सीख रहा होता है ना, उसमें सुधार करने का सबसे उपयुक्त साधन कौन सा है? चारों ऑप्शन देखते हैं। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। व्याख्या आप नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे नियमित मूल्यांकन आप लोग नहीं कर सकते हैं। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। ये बात तो सही है, लेकिन सुधार करने की, चलिए और आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ये तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, याद रखेंगे। अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन नंबर 3 भी सही हो जाता अगर ऑप्शन नंबर 4 नहीं होता तब। लेकिन देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षक को वास्तविक जीवन की स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। और ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग 3 नंबर के साथ नहीं जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 30 नंबर का रहा है कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह मदद करता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो जो अनुशासन होता है ना, अनुशासन के द्वारा बच्चे सीखने में काफी अच्छा एक्टिव तरीका से बच्चा सीखते हैं। अनुशासन ये नहीं है कि बच्चे को आप मारेंगे, पीटेंगे, डांटेंगे, बच्चे के ऊपर एक प्रकोप बना के रखेंगे, ऐसा नहीं। दंड देना अनुशासन नहीं होता है। बच्चे को याद रखना, बच्चे को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए अनुशासन देते हैं। बात सही कर रहा है। चुप्पी साधे रहने के लिए ऐसा अनुशासन नहीं होता है दोस्तों। शिक्षकों को निर्देश देने में ऐसा अनुशासन हम नहीं रख सकते। बच्चे को उनके पाठ रट कर याद करने में नहीं, रटना, मारना, डांटना, पीटना, फटकारना, ये सब निगेटिव बातें हैं।
सीटेट इसकी व्याख्या नहीं करता है। ये बात याद रखेंगे। बच्चे को जो अनुशासन की बात किया है दोस्तों कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह मदद करता है, तो बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए अनुशासन अपनी मदद करता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनुशासन का मतलब गलत नहीं होता है, ये बात को याद रखेंगे। ये 30 नंबर प्रश्न आप लोगों ने देख लिया। 30 नंबर प्रश्न आप लोगों के जो किसके थे दोस्तों, सीडीपी के थे। आपके अब 31 से 60 आपके मैथ से आते हैं। अगली कक्षा में इसका हम एनालिसिस करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आपका 1 से 30 नंबर का प्रश्न जो कि सीडीपी के प्रश्न काफी महत्वपूर्ण थे। आज की क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में आप लोग थंब दीजिएगा। और दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। दीजिए आज की वीडियो से विदा। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी।